हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस मैथमेटिक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बाद अगर हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। हम किसको वेक्टर बोलते हैं और किसको स्केलर बोलते हैं। ठीक है, हमने हालांकि क्लास 11th में और बचपन में भी ये सारा चीज पढ़ चुके हैं कि वेक्टर किसको बोला जाता है। फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। दूसरा हमारे पास क्या था? स्केलर। ठीक है, अगर से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, कोई भी डायरेक्शन ना रहे, तब हम उसको बोलेंगे स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, कोई भी डायरेक्शन ना रहे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर। अब ऐसा समझिएगा कि मान लीजिए हम कोई वजन कर रहे हैं, किसी सामान को तोल रहे हैं, वजन कर रहे हैं, तो 5 किलो 10 किलो इस प्रकार से होता है। वो वजन होता है, किसी डायरेक्शन में नहीं होता है कि 5 किलो इस तरफ वजन किया गया, 5 किलो इस डायरेक्शन में वजन किया गया, ऐसा नहीं। तो यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज दिखाई देते हैं, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाई देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। अब वेक्टर किसको बोला जाएगा? मान लीजिए ऐसा है कि आप दौड़ रहे हैं। ठीक है, आप दौड़ रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, यानी कि आप 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा सकते हैं। आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर दौड़ रहे हैं तो यानी कि आपके पास एक वैल्यू है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वो आपका हो गया स्केलर। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा किया कि 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। आप अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो हो गई स्पीड। अब अगर ऐसा हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 5 किलोमीटर पर आवर तो आपका है ही, ठीक है, कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ ही रहे, लेकिन किस डायरेक्शन में? नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक है, अब 5 किलोमीटर स्पीड से दौड़ भी रहे हैं और नॉर्थ के डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे वेक्टर। जहां पे हमारे पास वेक्टर, और वेक्टर में भी कौन सा वेक्टर है? इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो होता है ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्केलर में स्पीड जो होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी तो हमने ले लिया, आप देख सकते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स फोर्स लगता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन पे लगने से अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्यों मैटर करता है कि अगर मैं इस तरफ कोई फोर्स लगाऊं, हमारा बॉक्स जो है वो इस तरफ जाने लगेगा, और अगर फोर्स दूसरी तरफ से लगाऊं तो मेरा बॉक्स दूसरी तरफ जाने लगेगा। तो यानी कि बोलने का मतलब यह है कि फोर्स भी प्रॉपर एक डायरेक्शन पे लगता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आप लगाइएगा उस डायरेक्शन पे अलग अलग चीजें के वर्क डन हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा हल्का फुल्का एग्जांपल कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। हम बेसिकली वेक्टर पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं वेक्टर के बारे में ही। वेक्टर को हम लोग दो तरीके से समझेंगे कि मैथमेटिकली वेक्टर को क्या बोला जाता है और ग्राफिकली वेक्टर को कैसे समझेंगे। ठीक है, हमारे पास दो है, वेक्टर को हम मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, वेक्टर को हम लोग दो तरीके से समझेंगे। हमारे पास जो वेक्टर चैप्टर है, यानी कि जो वेक्टर टॉपिक है, उसको हम मैथमेटिकली और ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकली वेक्टर जो है
वेक्टर को हम लोग अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर को हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर को हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, अगर वेक्टर को मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना हो कि मैथमेटिकल फॉर्म में बताइए वेक्टर क्या होगा, तो मैथमेटिकल फॉर्म में वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आगे चल के, कि जब भी डायरेक्शन बोला जाए, बेसिकली डायरेक्शन मतलब हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। सारे टर्म को हम आगे जाके इक्वली बराबर के रूप में डिस्कस करेंगे, अभी बस समझिए। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। कभी भी अगर हमें बोला जाए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए या फिर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ी, तो हम हमेशा यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको मैथमेटिकल सिंबलिकल रूप में लिख देता हूं, ठीक है, आगे चल के हम लोग सारा चीज देखेंगे डिटेल में, बट अभी हल्का फुल्का स्टार्टिंग के लिए। तो वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि ग्राफिकली वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ग्राफिकली, ठीक है, यानी कि कभी भी अगर हमें ग्राफ के रूप में वेक्टर को दिखाना हुआ तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ग्राफिकली जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के रूप में। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के रूप में। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या हो गया, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन। मैं हल्का फुल्का लाइन के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, लाइन टोटल तीन प्रकार का लाइन हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। अगर सिंपली लाइन बोला जाए मतलब उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, नो एंड पॉइंट, कहीं भी पॉइंट नहीं होता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों साइड क्या होता है, बढ़ते जाते रहता है। और इसका लेंथ कैसा होता है, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि लाइन का लेंथ क्या होगा, हमेशा लाइन का लेंथ जो होता है वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, लाइन का जो लेंथ होगा वो लाइन का लेंथ कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है रे। रे मतलब क्या, अगर एक पॉइंट हम फिक्स कर दें और दूसरी तरफ से अगर लाइन बढ़ता रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे रे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे। इस केस में सिर्फ हमारे पास वन एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट रहता है। ठीक है, दूसरा, हालांकि ये जब बढ़ते जा रहा है तो ये कहां तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, तो इसका भी जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो लाइन आता है वो क्या होता है कि अगर मैं दोनों तरफ एंड पॉइंट फिक्स कर दूं तब हम इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट। इसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी दो पॉइंट को अगर जोड़े तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसीलिए बोला भी जाता है कि टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया। इसका लेंथ कैसा होगा, इसका लेंथ फाइनाइट होगा। फाइनाइट बोलने का मतलब कि इसका लेंथ निकाला जा सकता है, इसका लेंथ मेजर किया जा सकता है, ये इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता। तो सबसे पहले हमने देखा कि लाइन किसको बोला जाता है, फिर हमने देखा कि रे किसको बोला जाता है, फिर हमने देखा कि लाइन सेगमेंट किसको बोला जाता है। ठीक है, हमारे काम का कौन है, हमारे काम का है लाइन सेगमेंट। क्योंकि जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर को हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर को हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में, यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन हो। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है हमें पता चल गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट हो गया। अब ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन,
ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन हो उसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मान लीजिए ये हमारा लाइन सेगमेंट है और ये इसका डायरेक्शन है, यानी कि इस यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है। मान लीजिए हमें ऐसे दिखाना है, तो ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट और ये हो गया मेरा डायरेक्शन। मान लीजिए इस तरफ दिखाना है, थोड़ा सा मैं डायरेक्शन और चेंज करता हूँ। मान लीजिए मेरे को इस डायरेक्शन में दिखाना है, तो ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट और ये हो गया मेरा डायरेक्शन। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब एक और चीज नोटिस कीजिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने नाम ले लिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। ये लाइन सेगमेंट ऐसा लग रहा है कि ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट तक जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम हमेशा बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हमेशा बोला जाएगा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि ए जो है वो हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब जहां पे चीजें खत्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। आप चाहें तो उसको फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो उसको फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि हमारा बुक में लैंग्वेज जो है वो टर्मिनल ज्यादा सुनाई देता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, दो उसका एंड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट में और ये उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, जहां से वो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। जहां से वो वेक्टर स्टार्ट होगा उस पॉइंट को बोला जाएगा इनिशियल पॉइंट। और जहां पे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन जाके खत्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसको देखने में कैसा लग रहा है, वेक्टर ए से लेके बी की तरफ जा रहा है। तो यानी कि जब भी हम इस वेक्टर को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मेरा ए हो गया, मेरा बी हो गया और डायरेक्शन ए से लेके बी की तरफ। इसको अगर हमने अपने मर्जी से जैसे तैसे लिख दिया कि बी से लेके ए की तरफ, तब ये गलत हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किस तरफ। ठीक है, ए से लेके बी की तरफ। अगर आप लिखना चाहते हैं कि बी से लेके ए की तरफ, आप अगर उसको उल्टा भी लिखना चाहते हैं बी से लेके ए की तरफ, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा, माइनस इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। आप अगर लिखना चाहें इस वेक्टर को बी ए लिख सकते हैं, लेकिन बी ए नहीं लिख के डायरेक्शन उस तरफ है, इसलिए इसको माइनस बी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और जिस पॉइंट की तरफ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज नोटिस कीजिएगा, इसका जो लेंथ हो गया, जो भी हमारा लाइन सेगमेंट का लेंथ हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट हो गया, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ हो गया वो बेसिकली क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि लाइन सेगमेंट का जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। याद रखेगा, अगर हमसे पूछा जाए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्राफिकली, तो ग्राफिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उस लाइन सेगमेंट का लेंथ। याद रखिएगा, ग्राफिकली अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उस लाइन सेगमेंट का लेंथ। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको बढ़िया से नोट कर सकते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमारे पास एक वेक्टर है लाइन सेगमेंट के फॉर्म में। लाइन सेगमेंट के फॉर्म में हमारे पास जो वेक्टर है, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये मान गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, इस वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। ठीक है, इसका डायरेक्शन के हिसाब से। और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें पूछा जाए, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर लिखते हैं, या फिर आसान सा भाषा में सिंपल सा ए बी भी कभी कभी दिखाई देता है। कभी कभार इस पूरे जो वेक्टर है इसको हम लोग एक छोटा इंग्लिश के लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बोलने का मतलब ये हो गया
कभी कभी इस पूरे वेक्टर जो है आपको ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देगा कि इस पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि पूरा वेक्टर इतना ना लिख के कभी कभार ऐसे छोटा सा ए वेक्टर भी लिख देते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर या फिर ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली इसका लेंथ होगा। अगर हमारे पास ऐसे वेक्टर दे दिया जाए, हमारे पास है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया बी वेक्टर। क्या आप मेरे को बता सकते हैं इस ए और बी में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? अगर इसको हम लोग देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि बी का जो लेंथ है वो ए से बड़ा है। जब भी किसी का लेंथ बड़ा होगा वही बेसिकली ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। तो इस डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि मेरा बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे बड़ा होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। तो मैग्नीट्यूड को ग्राफिकली अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि किसका लेंथ ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास था वेक्टर ग्राफिकली और मैथमेटिकली। वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में। हमने ये देख लिया कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है। वेक्टर में हमने ये भी देखा कि वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को जब हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वेक्टर मिलेगा। और हमने ये भी पढ़ा कि जो डायरेक्शन होता है वो बेसिकली होता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यानी कि कभी कभार अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो बिना कुछ सोचे हम उसका यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास वेक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोग अब देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वेक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला वेक्टर हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर या फिर इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभार इसको वॉइड वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर। वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ऐसे जीरो और ऊपर एक एरो। बहुत जगह हमें यह भी दिखाई देता है कि इसको डार्क रूप में से जीरो करके भी लिखा जाता है, बोल्ड के रूप में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ये किस तरफ जा रहा है क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर या फिर आप नल वेक्टर बोल सकते हैं इज नॉट डिफाइंड। जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो डिफाइंड नहीं होता। दूसरा हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऐसे टू लिख देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो सॉरी जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन। वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड वन, ठीक है।
ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इसको कैसे डिनोट, मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, डिनोटेड बाय ए ऐसा एक कैप, ठीक है, ए कैप, ताकि हमें चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ज्यादा दिक्कत भी ना हो। डिनोटेड बाय ए कैप, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ा था कि कोई अगर हमारे पास वेक्टर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। कहीं पे अगर डायरेक्शन आ जाए तो डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड को इधर लेके आए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ए कैप। तो यानी कि अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हुआ तो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो कभी भी अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हुआ तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। एक छोटा सा चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जितने भी चीजें पढ़े हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, जो एडिशन पढ़े हैं, जो डिवीजन पढ़े हैं, जो सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के लिए होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के लिए हो रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, रियल नंबर, या फिर हाँ सिर्फ रियल नंबर के लिए। अब अगर अलग अलग प्रकार के नंबर आ जाए या फिर अलग अलग प्रकार की चीजें आ जाए तो उसके लिए मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन सारा का सारा चीज अलग प्रकार से काम करता है। जैसे कि आप देखोगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है, वो एक अरेंजमेंट है बहुत सारे नंबर का। सिमिलरली डिटर्मिनेंट एक नंबर तो है, सिमिलरली डिटर्मिनेंट एक नंबर तो है, लेकिन होता क्या है, उसको एक अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसका भी एडिशन एडिशन थोड़ा सा अलग प्रकार से होगा। वेक्टर, वेक्टर सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके नंबर के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी है, तो इसका भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलग प्रकार से होगा, उसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग देखे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी सिंपली रियल नंबर नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर होता है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो अलग अलग प्रकार से होता है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जो भी अभी तक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा है, बेसिकली वो बचपन में जो सिखाया जाता था वो रियल नंबर के लिए, तो उसको इसमें अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई नहीं करना है बोलने का मतलब है कि जहां हमें कुछ नया प्रकार का चीजें दिखाई दे, नया प्रकार का नंबर दिखाई दे, नया प्रकार का कॉन्सेप्ट दिखाई दे, तो उसके लिए हम अलग अलग से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक स्केलर वैल्यू है, रियल नंबर वैल्यू है, तो उसको हम लोग जैसे बचपन में पढ़े थे वैसे कर सकते हैं। अब मेरे को क्या करना था, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसको यहां से ले गए तो ये डिवाइड में आ गया। लेकिन हमारे पास था ए वेक्टर, मैं इसको मिटा के अच्छे से बताता हूं एक बार और, ठीक है। हमारे पास क्या था, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो मैग्नीट्यूड को अगर हम इस तरफ लेके आए तो मेरे पास बन जाएगा ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है एक रियल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करना चाहें, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा करना चाहें कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, अब अगर ए कैप को इधर लेके जाए तो ए वेक्टर बाय ए कैप इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर हम ऐसा करना चाहें तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ए कैप एक वेक्टर है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वेक्टर से ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अलग प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे सॉरी, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने नल वेक्टर पढ़ा, हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर, कि अलग अलग प्रकार के वेक्टर में अगला हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर किसको बोला जाएगा? तीसरा नंबर वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेसिकली किसी एक पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने इसको सिंपल सा नाम दे दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो होता है बेसिकली एक पॉइंट के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट है बी, और ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ। हम क्या करते हैं, ओरिजिन से लेके एक लाइन बनाते हैं उस पॉइंट तक। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये जो ओ ए वेक्टर बना, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर मैं ओरिजिन से लेके दूसरे पॉइंट बी तक जोड़ के एक वेक्टर बना दूं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यानी कि जो हमारे पास ओ ए आया, ठीक है, जो हमारे पास ओ ए वेक्टर आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, जो हमारे पास ओ बी आया, वो बेसिकली हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। यानी कि ये वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ए पॉइंट विद द ओरिजिन एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पॉइंट। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर फॉर्म्ड by by joining origin and a given point and a given point and the direction, and the direction is towards that point, and the direction is towards that point is called, is called position vector, is called position vector of that point। उस पॉइंट का उसको क्या बोला जाएगा? पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हो गया? किसी भी एक पॉइंट हमारे पास है, उस पॉइंट को जब हम एक ओरिजिन से जोड़ देंगे तो हमारे पास एक वेक्टर बनेगा, और उसका डायरेक्शन जो होगा पॉइंट की तरफ होगा, उसी को बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, मैथमेटिक्स में ज्यादातर हम लोग फ्री वेक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नंबर 4 जिसको हम लोग बोलेंगे फ्री वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है फ्री वेक्टर मतलब समझिएगा, ए वेक्टर, a vector that can be translated in space without changing its magnitude and direction, without changing its magnitude and direction। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसको स्पेस में कहीं भी घुमा सकते हैं, कहीं भी यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम उसको शिफ्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कब नहीं होगा, आप खुद सोच के बताइए। जब इस वेक्टर का लेंथ से चेंज नहीं होगा, और साथ ही साथ ये वेक्टर जैसा है वैसा ही दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए इसको यहां से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, यही वेक्टर रहे, ऐसा ही रहे, बस इसको यहां से उठा के यहाँ पे लेके आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर। तो यानी कि इसको यहां से कहीं भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड वेक्टर। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, फिक्स्ड वेक्टर।
फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। तो फिक्स्ड वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? ए वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड। ए वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, whose point of application, whose point of application is fixed। ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड वेक्टर। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को हमें टॉपल करवाना है। टॉपल करवाना है मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हिंज किया हुआ, इसको यहाँ से गिराना है। अगर इस ऊपर से हम लोग करें तो हो सकता है जल्दी गिर जाएगा, लेकिन अगर इसका पॉइंट ऑफ पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा नीचे फोर्स लगाएं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको टॉपल करने के लिए। टॉपल का मतलब है इसको गिरा देना, ठीक है, ऊपर से। तो इसका पोजीशन मतलब डिपेंड किया कि अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो जैसे जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हैं तो फर्क पड़ जाता है, तो उस प्रकार के वेक्टर को बोलते हैं फिक्स वेक्टर। यहाँ पे फिक्स करेंगे तो अलग चीज होगा, यहाँ पे फिक्स करेंगे तो अलग चीज होगा। बट मैथमेटिक्स में हम लोग ज्यादातर जो है फ्री वेक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने फ्री वेक्टर देख लिया, हमने फिक्स वेक्टर देख लिया। अगला देखते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर, ठीक है। 6 नंबर हमारे पास आ जाएगा इक्वल वेक्टर। सारा चीज नोट करते हुए जाइएगा। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोला जाएगा? टू वेक्टर्स आर said to be इक्वल, ठीक है। दो वेक्टर को इक्वल कब बोला जाएगा? टू वेक्टर्स आर said to be इक्वल if they have if they have same magnitude and direction, if they have same magnitude and direction। दो वेक्टर को इक्वल तभी बोला जाएगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए। मेरे पास यहाँ पे है ए वेक्टर, ठीक है, इसको चलिए हमने ले लिया ए वेक्टर। मेरे पास दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि दोनों इसी तरफ है और दोनों का लेंथ भी सेम है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, ठीक है, और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, देन उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दो वेक्टर बराबर तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा। अगला वेक्टर हमारे पास देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है, या फिर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर नंबर 7, पैरेलल वेक्टर्स या फिर कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर कोलिनियर भी बोला जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आना चाहिए कि कोलिनियर मतलब पैरेलल के बारे में ही बोला जा रहा है। अब दो वेक्टर को पैरेलल कब बोला जाता है? ठीक है, टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स आर said to be parallel when they have when they have same parallel support, when they have same parallel support, ठीक है। जब दो वेक्टर सेम पैरेलल सपोर्ट में हो तब हम उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर।
जैसे कि मान लीजिए ऐसे, ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। ठीक, चलो थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना दिया। चलो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया तीसरा वेक्टर सी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम तरफ है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट तरफ है, लेकिन सबका सब पैरेलल जैसा दिख रहा है। ठीक है, लाइन जो है सबका पैरेलल है। तो इस प्रकार के वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर में भी ध्यान रखिएगा, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। ठीक है, और जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैं ऐसे बता देता हूं कि जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब हम उसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। याद रखिएगा, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। अब हम इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। कभी कभार अनलाइक वेक्टर जो है उसको हम लोग एंटी पैरेलल के नाम से भी सुनाई देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सग्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इन दोनों वेक्टर को इक्वल किया जा सकता है किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जहां पे लेमडा हमने बोल दिया कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम दो पैरेलल वेक्टर को हमेशा बराबर कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे बराबर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हल्का फुल्का समझ लेते हैं कि कैसे बराबर किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और जिसका डायरेक्शन है ए कैप। हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन इसका भी ए कैप, यानी कि सेम डायरेक्शन। तीसरा वेक्टर जिसको हमने बोल दिया सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 और जिसका डायरेक्शन है माइनस ए कैप, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। अब पैरेलल तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ऐसा लिखें, ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम ऐसा लिखें कि मेरे पास ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू है 5 इंटू ए कैप, मेरे पास बी वेक्टर कितना है 10 इंटू ए कैप, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 ए कैप। 5 ए कैप का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर जो है वो 2 ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर और ए वेक्टर को हमने बराबर कर दिया। सिमिलरली हमारे पास जो सी वेक्टर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस ए कैप, यानी कि आसान सा भाषा में -2 ए कैप। ठीक है, अब अगर -2 ए कैप आया तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1/5 इंटू 5 ए कैप, तो मेरे पास आ जाएगा -2/5 इंटू 5 ए कैप। अब 5 ए कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर, तो ये भी बराबर हो गया ए वेक्टर, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2/5 ए वेक्टर, यानी कि बी को भी हमने ए के बराबर कर दिया और सी को भी हमने ए के बराबर कर दिया। ये तभी कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ वेक्टर a is denoted by, is denoted by, is denoted by माइनस ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर हम नेगेटिव डिनोट करें तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ ए वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
एंड माइनस ए वेक्टर आर सेम। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, एंड डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, एंड डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन का एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन के ऑपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड सबसे पहले सेम रहेगा और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा। अगर ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास अगर ए वेक्टर हो गया तो दोनों का एकदम एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस ए वेक्टर। तो यानी कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव अगर हम बोलते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। 9 नंबर रेसिप्रोकल वेक्टर्स। रेसिप्रोकल वेक्टर, ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स किसको बोला जाता है समझते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू वेक्टर्स, टीओ टू नहीं टी डब्ल्यू ओ, टू वेक्टर्स आर said to be, two vectors are said to be reciprocal, two vectors are said to be reciprocals if they have same direction, if they have same direction but magnitudes are reciprocal, are reciprocal to each other। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक दूसरे का क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। बोलना जा रहा है कुछ इस प्रकार का होगा, हमारे पास एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, हमारे पास दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है बट एक का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो दूसरे का क्या हो जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, याद रखिएगा। इसी प्रकार का वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर। तो यानी कि अगर रेसिप्रोकल वेक्टर बोला जा रहा है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बस डायरेक्शन, सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल है और डायरेक्शन सेम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। अगला हम लोग देखते हैं एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नंबर 10, नंबर 10, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। इसमें सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, first make them either in co-initial form, either in co-initial form or co-terminal form, co-terminal form। अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो भी हमारा वेक्टर्स है उसको आइदर कोइनिशियल बनाना पड़ेगा या फिर को टर्मिनल। तब भी ये को वाला वर्ड अगर आए तो मतलब समझ जाना सब एक साथ, ठीक है। को सेंटरिंग मतलब बहुत सारा सर्कल जिसका सेंटर सेम है, को लीनियर पॉइंट्स मतलब बहुत सारे पॉइंट जो एक ही लाइन में है, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब बहुत सारे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है।
तो अगर मैं को इनिशियल वेक्टर बनाऊं तो को इनिशियल वेक्टर कैसा दिखेगा? मेरे पास बहुत सारे वेक्टर हैं मान लो, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर हैं, ये बना दिया मैंने, बहुत सारे वेक्टर, मेरे पास बहुत सारे वेक्टर है, ये पॉइंट हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। मेरे पास बहुत सारे वेक्टर है लेकिन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है और वो कितना है ओ। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कि बहुत सारे वेक्टर है जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, ठीक है, ए पी बी बी सी पी डी पी, बहुत सारे वेक्टर जिसका क्या है फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट सेम है। तो जब भी टर्मिनल पॉइंट सेम होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बेसिकली बोला जाएगा को टर्मिनल वेक्टर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। इन सारे वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? को टर्मिनल वेक्टर्स, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास हो गया को इनिशियल वेक्टर और ये हमारे पास हो गया को टर्मिनल वेक्टर। क्योंकि एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे वेक्टर्स को आइदर को इनिशियल बनाना पड़ेगा या फिर को टर्मिनल बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप सारा चीज लिख सकते हैं। अगला देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए हमें या तो को इनिशियल या तो को टर्मिनल होना पड़ेगा, और बेसिकली दोनों रे के बीच का एंगल होता है एंगल बिटवीन रे, एंगल बिटवीन रे। जो दो रे बन रहा है उन्हीं दोनों रे के बीच का ही एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों रे के बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, तब एंगल हो जाएगा ये दोनों रे के बीच का एंगल। अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, तब दोनों रे के बीच का एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये एंगल नहीं होगा, एंगल होगा ये वाला। अब अगर वापस से ऐसे आ जाए तो एंगल हो जाएगा ये वाला। यानी कि हम हमेशा रे के बीच का एंगल ही देखते हैं। तो यानी कि फाइनली हमारा जो एंगल होगा दो वेक्टर के बीच का, वो जीरो से स्टार्ट होके कहां तक होगा? पाई तक होगा, याद रखेगा। कभी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कहां से स्टार्ट करके कहां तक होगा? जीरो से स्टार्ट करके हमारे पास जो एंगल है वो पाई तक होगा, उसके आगे नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और दो वेक्टर अगर हमारे पास दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच का एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर हमारे पास सॉरी ए के बी के लिख दिया। अब अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हमारे पास थीटा है तो इसको लिखा जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा। ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल हमारे पास होगा उस एंगल को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने बहुत सारे वेक्टर्स अभी तक देख लिए कि कौन सा वेक्टर कैसे होगा, क्या होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, हमने ये भी बताया था कि वेक्टर जो होता है हम फ्री वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार हमें ऐसे भी देखने को मिलेगा कि ये है हमारे पास ए वेक्टर और इधर है हमारे पास बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो एंगल बताने के लिए आइदर हमें इसे को इनिशियल बनाना पड़ेगा या फिर को टर्मिनल बनाना पड़ेगा। अगर को इनिशियल बना है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अगर को टर्मिनल बनाए तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां से आएगा, ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा थीटा, याद रखिएगा। अगर हमें एंगल निकालना है तो आइदर वेक्टर को कोइनिशियल बनाएंगे या फिर को टर्मिनल बनाएंगे। वेक्टर को या तो कोइनिशियल बनाएंगे या फिर वेक्टर को को टर्मिनल बनाएंगे, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाएगा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स।